क्या हाल है दोस्तों। आज मैं तुम्हें एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूं मैथमेटिक्स के, जो कि मैजिक से कम नहीं है। मतलब ऐसा समझ लो, मैथमेटिक्स के कोई फंक्शन लेके आओ तुम मेरे पास, मैं पहले उसके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देखूंगा, अगर वो मैच कर गई तो मैं उसके हार्ट, उसकी दिल की बातें जान सकता हूं, उसको ब्रेक करके उसको एक न्यू पर्सपेक्टिव से पढ़ा सकता हूं तुम्हें। मैं जो बताने वाला हूं आज, वो सच में कोई मैजिक से कम नहीं होने वाला है। जैसे तुमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा 11वीं 12वीं में, कि अगर मान लो हमारे पास एक प्रिज्म है, यहां से तुम लाइट को एंटर करवाते हो, व्हाइट लाइट को, और यहां पे कई सारे कलर्स बाहर निकल जाते, कई सारे कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। वैसे ही एक फंक्शन को भी, मैथमेटिक्स के फंक्शन को भी हम स्प्लिट करके पढ़ सकते हैं। ऐसे समझ लो, मैथमेटिक्स को पढ़ने का एक न्यू तरीका आज हम देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और ये कुछ तो न्यू होगा। इसका नाम हमारे पास होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। ऑल्दो फूरियर ट्रांसफॉर्म पे हम डायरेक्टली नहीं पहुंचेंगे, यहां तक पहुंचने की एक जर्नी है। वो जर्नी डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें एक एनिमेशन दिखाना चाहूंगा। तुम एनिमेशन में ध्यान से देख पा रहे होंगे कि ये जो फूरियर की जो इमेज है वो बना रहे हैं हम लगभग 300 एरोज से। वो एरोज क्या है, कैसे हम बना पा रहे हैं, सारा कुछ आज मैथमेटिकली देखने वाले हैं। एंड आफ्टर दिस लेक्चर यू विल हैव द फील ऑफ दिस सब्जेक्ट कि चल क्या रहा है। क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, लेकिन आज मैं तुम्हें क्वांटम मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ाने वाला हूं। आज मैं तुम्हें फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ाने वाला हूं, ना कि मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से। तो आज उसको डीप डाउन समझेंगे। और अगर तुमने पहले की लीनियर अलजेब्रा की वीडियोस देखे तो और ज्यादा मजा आने वाला। तुम्हें पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए बेसिस क्या होता है। तो मैं एक न्यू अप्रोच बताने वाला हूं फूरियर ट्रांसफॉर्म की भी। तो तुम सोचो हम क्या करने वाले हैं आज। फंक्शन को एक न्यू तरीके से पढ़ना है। किससे? फूरियर ट्रांसफॉर्म से। फूरियर ट्रांसफॉर्म को आज एक न्यू तरीके से पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा की हेल्प से। तो कुछ तो इस वीडियो में न्यू करने वाले हैं, जो कि यूजुअली बुक्स में नहीं दिखता है। तुम यहां से यहां तो डायरेक्टली जा सकते हो, लेकिन एक न्यू तरीके से पढ़ने वाले हैं, इन टर्म्स ऑफ समझेंगे इसके तरीके से, लीनियर अलजेब्रा की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से समझने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और तो वेट हम करने नहीं वाले हैं। सो देखो, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है V, मैंने लास्ट टाइम वेक्टर स्पेसेस के बारे में 5 लेक्चर बनाए और इतने डेप्थ में बनाए कि उसको 10th क्लास के बच्चे से लेके और BSc लास्ट ईयर तक भी कोई है तो उसको कुछ ना कुछ न्यू तो जरूर मिल जाएगा। 10th वाले को तो मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, बट समझ आ जाएंगे 10th वाले को भी। ऐसे पढ़ाने की कोशिश की है। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड, लेट अस से ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसा मान लो, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। अगर मैंने यहां से एक वेक्टर लिया बिलोंग्स टू V ऑफ दिस, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? अगर मान लो ये जो वेक्टर स्पेस हमारे पास 3 डायमेंशनल है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? लास्ट टाइम भी बताया था, C1 E1, ये बताता हूं अभी इसका मतलब, प्लस C2 E2। थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं कि ये 3 डायमेंशनल है, बट जरूरी नहीं हम 3 डायमेंशंस में ही बात करें, हम इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की भी बात कर सकते हैं। मेक श्योर ये बातें तुम्हें याद हो, लास्ट टाइम बताई थी मैंने। अब ये जो मैंने बताया था ना, E1 E2 E3, these are called basis elements। These are called basis elements या फिर basis vectors, ये बताया हुआ है मैंने, है ना। तो ये जो C1 C2 C3 हैं, these are called coefficients। अब ये coefficients क्या बताते हैं? ये coefficients क्या बताते हैं और ये चल क्या रहा है वो भी एक बार बताना चाहूंगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम कोई भी वेक्टर स्पेस का, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मैंने लिया, उसका कोई भी वेक्टर लेके आ जाओ, मैं इन तीनों के टर्म्स में उसे लिख पाऊंगा। हमेशा ये 3 तो आएंगे ही। जैसे अगर मैं ऑर्डिनरी स्पेस से बताना चाहूं, 2 डायमेंशनल स्पेस से, यहां आई कैप है, यहां जे कैप है, तुम कोई भी वेक्टर मेरे को बता दो, लेटर से ये वेक्टर, तो मैं इसको लिख सकता हूं आई और जे की फॉर्म में, कुछ ऐसा, एक्स आई प्लस वाई जे। कितना चलना है एक्स एक्सिस में, कितना चलना है वाई एक्सिस में। लेकिन अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, वो कितना वर्ड भी तो आ रहा है। कितना मतलब एक्स, वो कोफिशिएंट है, और वाई में ये y जो है ये बता रहा है कितना चलना है, j कैप की डायरेक्शन, मतलब y की डायरेक्शन में। ऐसे ही ये जो बेसिस एलिमेंट्स हैं, इनकी फॉर्म में मैं लिख पाऊंगा सारे के सारे वेक्टर्स को, इन बेसिस की फॉर्म में लिख पाऊंगा, गिवन कंडीशन ये C1 C2 C3 हमें पता होनी चाहिए, कोफिशिएंट पता होने चाहिए। ये कोफिशिएंट क्या बताते हैं? हाउ मच अ बेसिस एलिमेंट कंट्रीब्यूट, हाउ मच अ बेसिस एलिमेंट कंट्रीब्यूट इस फंक्शन को बना, इस वेक्टर को बनाने के लिए। ये कितना चाहिए?
ये वाली सामग्री कितनी चाहिए, ये वाली सामग्री कितनी चाहिए, तो कितना वर्ड ये C1 C2 C3 से मिलता है। ये हमने वेक्टर के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था। मैं जब इसको लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मैंने सोचा यार कुछ तो न्यू बताना है, तो मैंने सोचा इसको लीनियर अलजेब्रा से मैच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं। वैसे इसको इंडिपेंडेंटली भी मैं बता सकता था, विजुअलाइजेशन से, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी, तो उसमें अलग अलग तरीके यूज किए हुए हैं इसको बताने के। बट हम एक न्यू अप्रोच करने वाले हैं, तो लिखो फूरियर ट्रांसफॉर्म। जस्ट मैं बताने वाला हूं होता क्या है, अभी इसको डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एकदम आइडिया तो हो जाए, फील तो कर लें सब्जेक्ट को, तभी तो मैथमेटिक्स में डाइव करने का फायदा होगा ना। बिल्कुल सही बात है। इसमें लिखना जरा, a way to see a function from different perspective. Different perspective. ऐसे कहने का मतलब है हमारे पास कोई फंक्शन है, एक तो मैं डायरेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये फंक्शन हमें दे दिया f(x) = x² प्लस में 2, ऐसा कोई फंक्शन हमें दे दिया। एक तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे ही स्टडी कर लूं, है ना, x इनपुट है और आउटपुट मुझे ये f(x) देगा। यहां पर तुम इनपुट डालोगे, आउटपुट ये फंक्शन से मिलेगा, ऐसा कुछ स्टडी कर सकते हैं। या इसको मैं ब्रेक करके भी लिख सकता हूं, वो ब्रेक कैसे करना है वही हमें जानना होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। समझ पा रहे हो कि उसको ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं और क्या तरीका है ऐसा इसको फंक्शन को स्टडी करने का। अब तुम पूछोगे इसको ब्रेक करना ही क्यों है, ऐसे ही स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये तो बड़ा सिंपल सा मैंने फंक्शन लिख दिया, कई बार बड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है, उन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को कैसे स्टडी किया जाए, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प ली जाती है। फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, किसी भी फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। कभी तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ही काम चल जाता है, कभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से काम चलता है। वही चीज मैं बताने वाला हूं। जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक बड़ी ज्यादा ब्रॉड चीज है, और उसका एक छोटा सा पार्ट होता है विच इज फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज आती है अगर हमें कभी भी कोई पीरियोडिक फंक्शन दिखे। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जो अपने आप को रिपीट करते हैं, जो अपने आप को रिपीट करते हैं, ऐसे फंक्शंस, ये फंक्शंस जो अपने आप को रिपीट करें, उनको लिखने के लिए फूरियर सीरीज काम में आती है। फूरियर ट्रांसफॉर्म भी आती है, लेकिन फूरियर सीरीज से ही काम चल जाता है। तो हम याद रखेंगे फूरियर सीरीज काम आएगी कभी भी एक पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है, उसको हमें ब्रेक करके या फिर उसको हमें स्टडी करना है इजीली, तो हमारे पास फूरियर सीरीज काम आएगी। तो इसको लिख लो, फूरियर सीरीज क्यों काम आती है, एक्सप्रेस अ कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन टू एक्सप्रेस अ कॉम्प्लेक्स। अगर साधारण सा ही पीरियोडिक फंक्शन होगा, जैसे साइन थीटा होगा फॉर एग्जांपल, वो तो साधारण सा ही है, उसको तो ऐसे ही स्टडी कर लेंगे। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फंक्शंस, फिर क्या करेंगे, फिर फूरियर सीरीज का यूज करते हैं। कैसे करते हैं आप देखो, इसमें थोड़ा आप डीप चलते हैं। टू एक्सप्रेस अ कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन, याद रखना पीरियोडिक फंक्शन होता है एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करेगा वो फंक्शन, ठीक है। टू एक्सप्रेस अ कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन into the sum of sines and cosines। अब आई ना बात थोड़ी सी डीप डाउन करने वाली, cosines, ये बात कहने का मतलब है आज तक हम बेसिस एलिमेंट यूज करते थे, E1 E2 E3 दे आर जनरल बेसिस। अब उसी का एक छोटा सा पार्ट यूज कर रहे हैं। मैं किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को, याद रखना पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है अगर f of x लिखा है और मैं उसमें f of x प्लस t लिख दूं तो आंसर सेम ही आने वाला है। कहने का मतलब जो वैल्यू x के लिए होगी वही x प्लस t के लिए होगी, t टाइम पीरियड बाद अपने आप को रिपीट करता है। साइन 0 क्या होता है एक बार बताना, साइन 0 डिग्री 0, और साइन 0 प्लस 360 डिग्री क्या होता है, मतलब 2 पाई क्या होता है 0, फिर से 2 पाई ऐड कर दो, फिर से 2 पाई ऐड कर दो, पूरा सर्कल घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे, वैल्यू सेम आती रहेंगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 90 क्या होता है 1, फिर साइन 2 पाई प्लस 90 क्या होता है अगेन 1। तो ये जो 2 पाई है एक टाइम पीरियड की तरह काम कर रहा है, ये एक ऐसी चीज के तरह काम कर रहा है जो कि जिसके बाद इसकी वैल्यू रिपीट होने वाली है, ऐसा समझ सकते हो। समझ गए ना मेरे ख्याल से बात को, हाँ बढ़िया। तो मैं किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को, कोई कॉम्प्लिकेटेड पीरियोडिक फंक्शन है तो मैं उसको साइन और कॉस की टर्म्स में लिख सकता हूं। क्यों,
क्यों लिख सकते हो भाई? अभी अभी मैंने बताया ये जो साइन और कोसाइन है ये बेसिस की तरह काम करने वाले हैं। जैसे किसी भी वेक्टर को लिखा जा सकता है E1 E2 E3 की तरह, वैसे ही किसी पीरियोडिक फंक्शन को, इस बार मैं वेक्टर नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनना, किसी भी फंक्शन को, पीरियोडिक फंक्शन को, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड पीरियोडिक फंक्शन हो, मैं उसको लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइन। क्या सिर्फ एक साइन थीटा एक कोस थीटा से काम चल जाएगा? नहीं, maybe we need infinite number of sines and cosines। ऐसा भी हो सकता है कि infinite number of चाहिए साइन और कोसाइन, सबका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है। अब ये क्या चीज हुई, यही तो बताना है, इसको लिखो। तो हमारे पास फूरियर सीरीज क्या होती है? फूरियर सीरीज का मतलब है ब्रेकिंग या फिर एक्सप्रेसिंग अ पीरियोडिक फंक्शन। अब पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूं ध्यान से, पीरियोडिक फंक्शन, कॉम्प्लिकेटेड कितना भी हो, ठीक है, एक्सप्रेसिंग अ पीरियोडिक फंक्शन इनटू सम ऑफ साइन एंड कोसाइन each with its own amplitude and frequencies। इसका क्या मतलब हुआ कहने का? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास f of x एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो मैं उसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी, मतलब ये थीटा ही है ऐसा समझ लो, ठीक है, प्लस इसे बोलते हैं, ये जो ओमेगा है ये हमारे पास कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 पाई म्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसे बोलते हैं, और ये हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। ऐसा कुछ सुना है ना 11th 12th क्लास में, वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर आता है, नहीं भी आता तो ऐसे समझ लो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। बस इतना याद रख लो। थोड़ा मैथमेटिकल माइंड है तो थोड़ा फिजिक्स को मैं फिजिक्स में कम घुसना चाहूंगा, बट टेस्ट ऑफ फिजिक्स तो हमेशा रहेगा, क्योंकि दिल तो क्वांटम फिजिक्स वाला ही है हमारा, है ना, बढ़िया। और ये हमारे पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी एडिड है। तुम कहोगे कि हमने तो साइन थीटा पढ़ा था, ये साइन ओमेगा टी कहां से आ गया? तो एक बात ध्यान में रखना, ये जो ओमेगा है इसका एक और भी फॉर्मूला होता है विच इज थीटा बाय टाइम। ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां से मैं थीटा को लिख सकता हूं ओमेगा टी, तो मैंने यहां पे थीटा की जगह ओमेगा टी इसलिए पुट किया है, समझ गए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको मैं एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी होता है ना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वैसा ही कुछ लिखा हुआ है, बट उतना डीप हमें जाना नहीं चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं। ये से बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। शायद इस वेव अकेली से काम चल ना पाए, तो हमारे पास एक और वेव हमें ऐड करनी पड़ गई, कुछ हमें कॉस वाली टर्म्स भी ऐड करनी पड़ गई। ये 3/2 1/2 क्या है? दीज आर कॉल्ड एम्पलीट्यूड्स, ध्यान रखेंगे। 3/2 cos 5 ओमेगा टी, एक वेव, तो इनको भूल जाओ अभी, सिर्फ ये मान लो मैं कोई फंक्शन लेके आया, उसमें साइन ओमेगा टी से उसको सेम दिखाना चाह रहा हूं, नहीं बन रहा साइन ओमेगा टी से वो फंक्शन है कुछ ऐसा, साइन का फंक्शन है कुछ ऐसा, नहीं है भाई ये सेम है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें और वेव्स को ऐड करना स्टार्ट किया, साइन के साथ कुछ और टर्म्स लेके आया विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड एम्पलीट्यूड्स, मैंने देखा जैसे धीरे धीरे ये जो वैल्यू थी इसकी ये मैच करनी स्टार्ट हो गई कुछ ऐसे। जैसे जैसे मैं और नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करता गया, ये नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढे कैसे? ये बेसिस एलिमेंट्स जो हैं, ये बेसिस ढूंढे कैसे? आगे तो कोफिशिएंट है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 1/2 3/2, तो हमारे पास 2 काम रह गए। सबसे पहला, ये साइन एंड कोसाइन जो होते हैं कुछ भी, लेटर से एन ओमेगा टी, मुझे नहीं पता ना एन कितना आएगा, और ऐसे कॉस ओमेगा टी। पहली बात तो बेसिस ढूंढे कैसे। दूसरी बात हमारे पास आती है कोफिशिएंट कैसे ढूंढे, तो यही अब हमारे पास प्रॉब्लम रह गई। तो मैं किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को ए साइन एंड कोसाइन की फॉर्म में लिख सकता हूं। याद रखना अभी मैं बात कर रहा हूं पीरियोडिक फंक्शन की, लेकिन हम उससे बहुत ज्यादा बियॉन्ड जाने वाले हैं, और वो बियॉन्ड जाने के लिए जो हमारे पास चीज आएगी उसे बोलते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म, और वही तो हमारा आज का मेन मुद्दा रहने वाला है। जब हम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, तो उसकी हार्ट में Heisenberg's uncertainty principle is the heart of quantum mechanics and Fourier transform is the heart of uncertainty principle. ऐसा याद रख लो। This is the statement given by राजन चोपड़ा। ठीक है, बढ़िया। इससे पहले कि मैं फूरियर सीरीज को और डिटेल में बताऊं, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जाग रही है तो जरूर बताना चाहेंगे। फूरियर
ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है? ये बात कर रहा है पीरियोडिक फंक्शन की, ये लिमिटेड है पीरियोडिक फंक्शन तक। लेकिन कुछ अजीब सा फंक्शन आ गया जो अपने आप को रिपीट ही नहीं कर रहा, कुछ भी रैंडम फंक्शन आ गया, ये फंक्शन आ गया, ये तो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, ये तो खत्म भी हो गया एक ही बार में। इसको कैसे करें भाई सॉल्व? क्या ये हो सकता है? हाँ जी, ये हो सकता है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारी हेल्प करने वाली है। ये वर्क करता है फॉर नॉन पीरियोडिक फंक्शन, फॉर नॉन पीरियोडिक फंक्शन। ऐसे समझ लो ऑलमोस्ट सारे ही फंक्शंस के लिए, लगभग सारे फंक्शंस के लिए। अब कौन से ऐसे फंक्शन है जिनके लिए काम करेगा वो भी बताता हूं, बट इससे पहले कि मैं वो बताऊं, एक चीज लिख लो कि फूरियर ट्रांसफॉर्म किस लिए काम आता है। ये भी हमारे पास किसी भी फंक्शन, मैंने यहां पे लिखा है नॉन पीरियोडिक फंक्शन, बट ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस के लिए काम कर जाता है। एक स्टेप अहेड है ये, फूरियर सीरीज से वन स्टेप अहेड। ये पीरियोडिक को तो कर ही सकता है, नॉन पीरियोडिक को भी कर सकता है। याद रखना मैंने सिर्फ लिखा है नॉन पीरियोडिक, बट ये पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक दोनों के लिए ही काम करता है। ठीक है, बढ़िया। एक्सप्रेसिंग नॉन पीरियोडिक फंक्शन in terms of its frequency content। अब ये कहने से मतलब क्या हुआ मेरा? मतलब कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी ऐसा फंक्शन होगा जो नॉन पीरियोडिक है, उसके लिए शायद मेरे को फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत ना पड़े, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की जरूरत पड़े। मेरे को इस फंक्शन के छोटे छोटे एक एक पॉइंट को कलेक्ट करके बनाना पड़े, बट आई कैन क्रिएट दैट फंक्शन। मैं उस फंक्शन को साइन और कॉस की हेल्प से जरूर बना सकता हूं। और मैं यहां पे अपने आप को भी रिस्ट्रिक्ट रख रहा हूं साइन और कोसाइन में, वैसे हम एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मैं अभी तुम्हें एक बड़ी खूबसूरत सी आइडेंटिटी यहां पे दिखाने वाला हूं, विच इज ई की पावर आयोटा थीटा। इसको और डिटेल में जानना है तो मैं इस पे एक वीडियो बनाई थी जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको जरूर देखना, हाईली रिकमेंडेड, लेकिन इस वीडियो के बाद। ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसे बोला जाता है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन इन मैथमेटिक्स। क्योंकि ई की पावर आयोटा पाई मान लो मैंने लिख दिया, यहां पे पाई डालेंगे तो कॉस पाई -1 होता है, साइन पाई 0 होता है, तो आंसर आएगा 1, सॉरी -1, है ना। तुम खुद सोच के देखो कितनी खूबसूरत इक्वेशन है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आऊं तो ई की पावर आयोटा पाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आयोटा इज अ वेरी स्पेशल नंबर, इमेजिनरी नंबर है। एक्सपोनेंशियल एक बड़ा ही ज्यादा खतरनाक सी चीज है, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बताना चाह रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर इन मैथमेटिक्स। ई की पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डिफरेंशिएशन वो खुद ही होता है, कितनी भी बार इसकी डिफरेंशिएशन कर लो ई की पावर एक्स ही आएगा। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है ये। तो आयोटा इमेजिनरी नंबर, बड़ी स्पेशल चीज है। पाई उसके बारे में तो बताना नहीं चाहिए, वो तो कितना स्पेशल है। तुमने सुना होगा कि रामानुजन जो थे उन्होंने कितने सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज लिखे थे पाई के लिए, और आज भी काफी सारे। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि कुछ स्ट्रिंग थ्योरिस्ट ने, इंडियन ही स्ट्रिंग थ्योरिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया, अल्टरनेट फॉर्मूला दिया पाई के लिए, पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, वैसे हमें ट्रिलियन ऑफ डिजिट्स पता है, बट फिर भी न्यू फॉर्मूलाज आते रहते हैं, उससे काफी सारी एडवांसमेंट होती रहती है। एक पाई के फॉर्मूला से सोचो तो बड़ा स्पेशल नंबर है। -1 या फिर 1 इज अ वेरी स्पेशल नंबर अगेन। 1 क्यों स्पेशल नंबर है? अरे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है यार अपनी, ये तो स्टार्ट यहीं से किया था हमने अपना चैप्टर, याद है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, दैट वन, फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, याद है ना? वही। और फिर हमारे पास 0 आता है, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना? पूरा बेस बनाते हैं यार ये तो मैथमेटिक्स के। सो दीज आर वेरी स्पेशल नंबर कंबाइंड टुगेदर इन इक्वेशन, जिसको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके कुछ ऐसे लिखा ऑयलर ने। ठीक है, तो इसको ऑयलर आइडेंटिटी भी बोलते हैं कभी कभी, बट दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन इन मैथमेटिक्स, ये ध्यान रखेंगे। सो एक चीज ध्यान रखना, ई की पावर आयोटा थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको मैंने सर्कल वगैरह से रिलेट करके बताया हुआ है, और मैंने लास्ट टाइम में बताया था ना सर्कल से क्यों रिलेट कर सकते हैं। अगर एक नंबर यहां पे है 1, मैंने इसमें आयोटा ऐड किया तो यहां पहुंच जाओगे, फिर से आयोटा ऐड किया यहां पहुंच जाओगे, फिर से आयोटा ऐड किया यहां पहुंच जाओगे, तो सर्कल में घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। अरे
आयोटा का मतलब बताया था ना, नंबर्स के हायर डायमेंशन, ऐसा सोच सकते हैं इसे। तो 1 के साथ आयोटा लिखा तो यहां पे आ गया 90 डिग्रीज। एक और बार आयोटा लगा तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर विच इज -1, यहां पहुंच गए। एक और बार आयोटा लगा माइनस आयोटा बन जाएगा, यहां पहुंच गए। फिर एक और बार आयोटा लगा तो प्लस नंबर्स पहुंच गए, रियल एक्सिस पॉजिटिव नंबर्स पे पहुंच जाएंगे घूम फिर के। तो इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रख लेंगे, या तो किसी भी फंक्शंस को साइन और कॉस की टर्म्स में कर लो एक्सप्रेस, या फिर इसकी टर्म्स में भी कर सकते हैं, साइन और कॉस को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, फूरियर सीरीज की जब हम बात करेंगे तो हम साइन कॉस की बात करेंगे, लेकिन जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो हम एक्सपोनेंशियल्स में चले जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? बस थीटा की जगह ओमेगा टी आ जाएगा, ध्यान रखना, बता दिया है। पक्का? ठीक है, बढ़िया। तो मैं यहां पे बता रहा था तुम्हें, ये क्या बताता है, हिडन स्ट्रक्चर बताता है किसी भी फंक्शन का, हिडन स्ट्रक्चर। अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास है, मैं पीरियोडिक की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना, ठीक है, पीरियोडिक की बात नहीं कर रहा हूं, एनी फंक्शन, ऑलमोस्ट एनी फंक्शन, बताता हूं क्राइटेरिया क्या है, कौन से फंक्शन है, बट ऑलमोस्ट एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज द कॉन्टिन्यूअस सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। कॉन्टिन्यूअस सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब एक बेसिस तो हमारे पास हो सकती है, किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस किया जा सकता है CIEI, वेयर I runs from 1 to n। अगर n डायमेंशनल स्पेस होगा तो मुझे n बेसिस की जरूरत पड़ेगी और n कोफिशिएंट्स की जरूरत पड़ेगी कि हर बेसिस कितना कंट्रीब्यूट कर रही है ये वेक्टर बनाने के लिए। अगेन n डायमेंशनल स्पेस होगा तो n नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एक वेक्टर बनाने के लिए, और n कोफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो ये बताएंगे कि हर बेसिस एलिमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वेक्टर को बनाने के लिए। समझ आया? वैसा ही कुछ एक कॉन्टिन्यूअस बेसिस भी हो सकती है, समेशन की तरह। समेशन क्या करता है, डिस्क्रीट वैल्यूज को ऐड करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज को, 1 1.2 1.3 अप टू सोन, ऐसा कुछ आ गया तो इसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दो। समझ गए? तो हमारे पास एक डिस्क्रीट बेसिस होती है, एक कॉन्टिन्यूअस बेसिस भी होती है। ठीक है, इसी को ही हमें पढ़ना है। तो फूरियर सीरीज में हमारे पास डिस्क्रीट बेसिस होते हैं, काउंटेबल चीजों से काम चल जाता है। लेकिन हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म में कुछ ऐसे फंक्शन है, बड़े जिद्दी से फंक्शन है, जैसे मैंने अभी तुम्हें एक फंक्शन बताया ऐसे वाला, इसको गॉसियन फंक्शन भी बोलते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा अभी इसका एग्जांपल पूरा सॉल्व करके, बट e की पावर -t² ऐसा है। इस फंक्शन के लिए मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस चाहिए होंगी, और इसके लिए मुझे कॉन्टिन्यूअस बेसिस की जरूरत पड़ेगी। मतलब दुनिया में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं, थोड़ी थोड़ी मेरे को सारी जरूरत पड़ेगी। कितनी, कौन सी बेसिस जरूरत पड़ेगी भाई, ये तो बताएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म। समझ पा रहे हो? यही तो खूबसूरती है इस फंक्शन की, यही तो खूबसूरती है इस ट्रांसफॉर्म की, यही तो बताएगा कि कितनी बेसिस की रिक्वायरमेंट है। जैसे स्टार्टिंग में एनिमेशन मैंने तुम्हें दिखाई, उसमें मैंने एक पिक्चर बना के दिखाई जिसमें 300 एरोस थे। कितना एरो, कितना, किसी भी एरो को कितना बड़ा बनाऊं, किस पोजीशन पे आएगा, वो कैसे पता लगेगा? वही तो बताएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म। समझ गए? वो एम्पलीट्यूड के बारे में भी बताया था ना, वो एम्पलीट्यूड ही फाइंड आउट करना है अब हमें यहां पे। समझ गए? तो ऐसा लिख सकते हैं, अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन, periodic function can be thought of as having, can be thought of as having a continuous spectrum of frequencies, spectrum of frequencies। मतलब शायद दुनिया में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, थोड़ी थोड़ी सारी जरूरत पड़ जाएगी। कितनी, कौन सी जरूरत पड़ेगी? अरे भाई तो ढूंढना है। समझ गए? बढ़िया। और इतना मुश्किल नहीं है काम, इजी सा ही है। अभी देखना, जब मैं इसको पूरा करा दूंगा तो तुम ये कहोगे कि अगर मैं 1880 में होता तो मैं भी ये खोज सकता था। पता नहीं 1880 में थे ये फूरियर या कब थे, देख लेना सर्च करके, इतनी बात है तो तुम भी देख सकते हो, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो कैन बी रिप्रेजेंटेड, कोई भी फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कॉन्टिन्यूअस सम। कॉन्टिन्यूअस सम क्या होता है भाई? अरे इंटीग्रेशन ही है, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। कोई भी फंक्शन को हम एज एन इंटीग्रल, कॉन्टिन्यूअस सम भी बोल सकते हैं इसे, ऑफ साइंस एंड कोसाइंस या फिर एक्सपोनेंशियल, जैसा कि मैंने बताया, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कॉन्टिन्यूअस सम ऑफ साइंस, कोसाइंस और
एक्सपोनेंशियल्स, याद रखना, ये अभी अभी बताई थी आइडेंटिटी, कंबाइन किया जा सकता है। मैं कैमरे में देख लेता हूं चीजें आ रही हैं, जी बिल्कुल आ रही हैं, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। साइन में एक्सप्रेस कर दो, कोस में एक्सप्रेस कर दो, या फिर एक्सपोनेंशियल में ऑफ ऑलमोस्ट, या ऐसे लिख दो, ब्रैकेट में लिख लेना, मे बी ऑलमोस्ट यूजिंग ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज। ऐसा भी हो सकता है सारी फ्रीक्वेंसीज की जरूरत पड़ जाए दुनिया में जितनी भी है, लिख दो ऐसे, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके फिर एक फंक्शन बनाया जाए, लेकिन बनाना पॉसिबल है इन जनरल, एटलीस्ट ये तो पता लग रहा है कि पॉसिबल है। समझ पा रहे हो? ये तो नहीं हम कह रहे हैं भाई पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कोई फंक्शन है ऐसे फंक्शन बहुत सारे, उसके बारे में नेक्स्ट बताता हूं कि कौन से फंक्शंस को लिखना पॉसिबल है, ये भी तो पता लगे। मतलब रैंडम तो ऐसे मैं बताता रहूंगा कि हर एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन लिखा जा सकता है जिसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है, हम सिर्फ L2 स्पेस के फंक्शंस को लिख सकते हैं। अब ये क्या चीज है भाई, तो नेक्स्ट बताने वाला हूं, जल्दी से लिखते हैं। देखो मैं मेनली अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखने वाला हूं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ानी है तो हम मेनली अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे L2 स्पेस में। अब ये L2 स्पेस क्या होता है? L2 स्पेस का मतलब होता है यहां पे वो फंक्शंस हमें मिलते हैं जो स्क्वायर इंटीग्रेबल हो, स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस। अब ये क्या होता है स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस? कहने का मतलब अगर तुम इंटीग्रेशन करो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, अगर तुम माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी का मतलब तो हो गया भाई पूरे स्पेस, पूरी नंबर लाइन पे इंटीग्रेशन कर दिया तुमने। ऐसे फंक्शंस का अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर कर दूं, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? अरे वो मतलब अगर यहां पे x दे रखा है तो इसका एब्सोल्यूट का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा, ठीक है? ऐसा ग्राफ होता है इसका। आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इनपुट चाहे नेगेटिव भी हो आउटपुट पॉजिटिव आएगा, ठीक है? ये मतलब है। अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर कर दूं और उसकी इंटीग्रेशन करूं तो हमेशा क्या आनी चाहिए? लेस देन इनफाइनाइट, मतलब फाइनाइट आनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आ सकता। उसे बोलते हैं हम स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन। तो स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन का मतलब होता है तुमने इंटीग्रेशन की किसी भी एब्सोल्यूट फंक्शन के एब्सोल्यूट स्क्वायर किया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, तो हमारे पास वो फाइनाइट आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अगर हमारे पास कभी भी फूरियर सीरीज के बारे में बात की गई होगी, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, क्योंकि मैं फूरियर सीरीज की बात करूं, एफ ऑफ टी मान लेने से, टाइम का फंक्शन है फॉर एग्जांपल। अगर कोई भी एक फंक्शन है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो हम उस फंक्शन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए नोट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। याद रखना मैं जितनी भी पॉसिबल है सारी के सारी फ्रीक्वेंसीज इंक्लूड करने वाला हूं। ए नोट या सॉरी ए एन साइन एन ओमेगा नॉट टी, ओमेगा जैसे मैंने बताया ना 1 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, वैसा कुछ, ठीक है? प्लस बी एन साइन कॉस ओमेगा टी। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे फंक्शंस हो जिनके लिए कॉस की जरूरत ही नहीं है, किसी के लिए साइन की जरूरत नहीं, किसी के लिए दोनों की जरूरत है, ऐसे भी फंक्शंस हो सकते हैं। बट इनके कॉम्बिनेशन से, इस सीरीज से मैं जैसे तैसे करके सारे के सारे फंक्शंस को बना सकता हूं, सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस को बना सकता हूं। इसके लिए तुम्हें मैं एनिमेशन दिखाना चाहूंगा। जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रखने वाले हैं। इस लेक्चर को हम एक फील की तरह मानने वाले हैं कि इससे फील कैसे आ सकती है। अब हम अगर यहां पे देखें तो लीनियर अलजेब्रा में से मैच करके देखना चाहें तो अब मैं थोड़ा एन डायमेंशनल पे जाना चाहूंगा, इनफिनिट डायमेंशन पे भी जा सकते हैं बट अभी एन डायमेंशन पे ही चलते हैं। C1 E1 C2 E2 अप टू सोन Cn En, ये आ गया मान लो हमारे पास। ये जो EIs हैं ये क्या बताते हैं? These EIs हमें बताते हैं these are basis elements। इनका यूज करके मैं पूरे के पूरे स्पेस के किसी भी एलिमेंट को लिख सकता हूं। दे स्पैन द कंप्लीट वेक्टर स्पेस। स्पैन का मतलब बताया था, हर एक वेक्टर को लिखा जा सकता है इनके टर्म्स में। क्या चेंज आएगा हर वेक्टर में? ये सीज का, ये जो सी आईज हैं ये हमें बताएं, ये है ये हमारे पास कोफिशिएंट्स। क्या बताते हैं ये कोफिशिएंट्स? ये कोफिशिएंट्स हमें बताते हैं हाउ मच ईच बेसिस एलिमेंट contribute to regenerate
दैट रीजनरेट द ओरिजिनल वेक्टर। एक ओरिजिनल वेक्टर को बनाने के लिए कितना बेसिस एलिमेंट जरूरी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बताएंगे CIs। अब आते हैं वापस इस पे, ऐसा ही यहां पे देखो, यहां कुछ नहीं है तो 1 मान लो बेसिस एलिमेंट का, यहां पे साइन है, यहां पे कोसाइन, ऐसे कितने साइन और यहां भी n था एक, ठीक है। हाँ, तो कितने साइन और कोसाइन चाहिए होंगे, इन्फिनिटली मैनी। साइन ओमेगा नॉट टी, एन की जगह 1 डाला, ये कितना जरूरी होगा, A1, A2 साइन 2 ओमेगा नॉट टी, ये कितना जरूरी होगा, A2। तो ये A1, A2, A3 ये हमें मैथमेटिकली निकालने पड़ते हैं, समझ पा रहे हो। ये जो हमारे पास है A1, A2, A3, यही हमें मैथमेटिकली निकालने होते हैं। बट मैं तुम्हें इससे इजी मेथड बताऊंगा। एक तो ये मेथड है इसको मैथमेटिकली सिंपल निकालने का, बट मैं एक इजी मेथड बताऊंगा जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में ज्यादा यूज करने वाले हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में फूरियर ट्रांसफॉर्म की जरूरत होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि वाई ओनली कोसाइन एंड साइन, वाई साइन एंड कोसाइन, यही दोनों क्यों यूज करते हैं हम। 2 रीजन है इसके। सबसे पहला रीजन हमारे पास आता है ऑर्थोगोनैलिटी, और दूसरा रीजन हमारे पास आता है कंप्लीटनेस। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम भी बताया गया था। ऑर्थोगोनल का मतलब एक वेक्टर, 2 वेक्टर, जब इनका इनर प्रोडक्ट लिया आंसर है 0, ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ऐसे ही ये जो साइन और कोसाइन होते हैं एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। साइन एंड कोसाइंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और यही तो चाहिए होता है बेसिस एलिमेंट के लिए। ये जो E1 मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, और ये जो E2 लिखा था, इनमें कोई लेना देना नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर मैं E1 को चेंज करूंगा E2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ पा रहे हो। ये होना चाहिए हमारे पास। जैसे ऑर्थोगोनैलिटी हम वेक्टर स्पेस में देखते हैं, लाइक मैं अपनी साइड से पूरा ट्राई कर रहा हूं पिछले 5 लेक्चर को यहां पे लाने का, देख पा रहे होंगे तुम, है ना। लाइक ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, like orthogonal vectors in vector space। और दूसरी हमारे पास कंप्लीटनेस है। कंप्लीटनेस के बारे में मैंने पहले भी बताया था, तुम साइन और कॉस की सीरीज बनाओ, एक सीक्वेंस या सीरीज बनाओ, उनका जो सम होगा वो वापस उसी वेक्टर स्पेस में आना चाहिए, या उसी स्पेस में आना चाहिए जहां से साइन और कॉस तुमने लिए हैं, वही हमारे पास कंप्लीटनेस कहलाती है। जब मैंने तुम्हें हिल्बर्ट स्पेस के बारे में भी बताया था, तब भी मैंने तुम्हें यह बात बताई थी कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ले लो, V1, V2, इनको ऐड कर दो, जितने भी ले सकते हो, इनफाइनाइट फॉर एग्जांपल, इनफाइनाइटली मैंने लिए, लेकिन जो आंसर है वो वापस उसी वेक्टर स्पेस में आना चाहिए, उसे कंप्लीटनेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो साइन और कोसाइन है, ये सारे जिस भी स्पेस से लोगे, स्पेस का मतलब मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। स्पेस और सेट में क्या फर्क है, सेट का मतलब होता है एक डिब्बा जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं उस पर कुछ प्रॉपर्टीज लगा दूं, ये 5 प्रॉपर्टीज, अगर इसके एलिमेंट से 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं तो वो बन जाएंगे पर्टिकुलर स्पेस। अलग अलग प्रॉपर्टीज से अलग अलग स्पेस बनेंगे। ऐसे ही एक साइन और कॉस वाला भी स्पेस है हमारे पास, समझ गए। तो वापस उसी स्पेस में आना चाहिए इनका सम, ये हमारे को कंप्लीटनेस बताती है। ऐसे लिख लो, सेट ऑफ साइन एंड कोसाइन इज अ कंप्लीट सेट। इज अ कंप्लीट सेट। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन जनरेट, इसका मतलब होगा कैन जनरेट अ वाइड वैरायटी ऑफ functions from L2 space, especially, जरूरी नहीं है यहीं से, और भी काफी सारे फंक्शंस जनरेट कर सकता है। हम इंटरेस्टेड है L2 स्पेस में, क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाना है, तो मैं इसको अपने खुद को इस पे लाई जा रहा हूं बार बार, ठीक है। तो साइन और कोसाइन इसीलिए यूज होते हैं हमारे पास। एंड फाइनली अब मैं तुम्हें लेके आना चाहूंगा फूरियर ट्रांसफॉर्म पे, लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म पे आने के लिए आइडेंटिटी पे वापस आते हैं, e की पावर आयोटा ओमेगा टी, विच इज कॉस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। दिमाग में उतार लो, क्योंकि हम मैथमेटिकल राइड पे जाने वाले हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रूफ बताने वाला हूं, विच इज, अभी अभी मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को लिख सकते हैं a नॉट प्लस समेशन
n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an साइन n ओमेगा नॉट टी प्लस bn cos n ओमेगा नॉट टी। अभी तो बताया ये बात है ना, ये चीज को ध्यान रखेंगे। इससे हम प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ के लिए एक और चीज पता होनी चाहिए, वो चीज क्या है? किसी भी cos थीटा को हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाय 2। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, प्रूफ करके देख सकते हो। अभी 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 मैंने तुम्हें बताया था, उसी से ही कर सकते हैं। e की पावर आयोटा थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा को लिख सकते हैं, बस आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देना यहां पे, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये वाली टर्म कैंसिल, डिवाइड में 2 था, 2 cos थीटा बाय 2 विच इज cos थीटा, तो वापस यहीं पहुंच गए। तो ऐसे ही हम साइन को क्या लिख सकते हैं? साइन को लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाय 2 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल करना है, इसलिए डिवाइड में भी एक आयोटा है। दीज आर वेरी पावरफुल आइडेंटिटीज कंबाइंड विद दिस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। मजेदार चीज है, अच्छे से समझ आएगा इससे हमें काम। ठीक है, दो लेक्चर तो देखो इस पर लगेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म को समझने में। आज हम बेस बना के चलते हैं और नेक्स्ट में धड़ाधड़ मैथमेटिक्स पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, और इसको और डीप डाउन करेंगे मैथमेटिकली, एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे चीजों को। थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट बनाने में मजा आता है मुझे। ठीक है, बढ़िया। अगर मैं क्या करूं, ये वैल्यूज को उठा के इसमें डाल दूं तो क्या होगा? लेट्स सी। तो बन जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट, बस ध्यान रखना थीटा की जगह एन ओमेगा नॉट टी है, इतना सा ध्यान रख लेना। तो अपने पास बन जाएगा ए एन ई की पावर ये वाला आयोटा एन ओमेगा नॉट टी प्लस सॉरी माइनस e की पावर माइनस आयोटा एन नॉट ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 आयोटा। ठीक है, पहली टर्म। और दूसरी टर्म आएगी बी एन ई की पावर आयोटा एन ओमेगा टी प्लस ई की पावर माइनस एन आयोटा डिवाइड बाय 2। तो ये बन रहा अपने पास एक टर्म। इसमें से अगर हम देखें थोड़ी कॉमन लेनी पड़ेंगी, चीजें लेते हैं एक बार। सो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस में समेशन ए एन बाई 2 आयोटा, ध्यान से देखना, और साथ में बन जाएगा अपने पास e की पावर आयोटा एन ओमेगा नॉट टी माइनस ए एन बाई 2 आयोटा e की पावर माइनस आयोटा एन ओमेगा टी, ऐसा कुछ। पहली टर्म समेशन पूरे के साथ ही है, और दूसरी टर्म अपने पास बनेगी बी एन बाई 2 e की पावर आयोटा एन ओमेगा नॉट टी प्लस में बी एन बाई 2 ई की पावर आयोटा माइनस आयोटा एन ओमेगा नॉट टी, ऐसा कुछ बन रहा है अपने पास। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा ए नॉट प्लस समेशन ए एन प्लस आयोटा बी एन बाई 2 आयोटा, फर्स्ट टर्म ये दिख रही है हमें इन दोनों को कंबाइन करने पे, और साथ में आएगा ई की पावर एन दिस, और दूसरी टर्म बन जाएगी बी आयोटा बी एन माइनस ए एन डिवाइड बाय 2 आयोटा ई की पावर माइनस एन ओमेगा नॉट टी, ऐसा कुछ बन रहा है। एक बार चेक कर लेना, इन दोनों में से कॉमन लेने पे यही बनना चाहिए। आयोटा इसके साथ गया, ये बिल्कुल सही है, ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो ए नॉट प्लस समेशन ओ थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा हमें, याद रखना एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी जा रहा है, ये इसको नहीं बोलना है कभी भी। अगर मैं इस आयोटा का रैशनलाइजेशन करूं तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा ए एन प्लस आयोटा बी एन बाई 2 आयोटा ई की पावर आयोटा एन ओमेगा नॉट टी, इसका मैंने रैशनलाइजेशन किया तो ये बन जाएगा ए एन माइनस, लेट मी सी, ये बन जाएगा अपने पास नीचे तो आ जाएगा -2, सोच के देखो नीचे बनेगा -2, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है ना। अरे भाई साहब, एक आयोटा से मल्टीप्लाई एक आयोटा से डिवाइड, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर विच इज -1, तो -2। ऊपर वाला आयोटा को इनके साथ घुसाओ तो बनेगा फिर से आयोटा इंटू आयोटा -1, तो बन जाएगा माइनस बी एन माइनस आयोटा ए एन, ऐसे ही बन रहा है। माइनस साइन को अंदर भेजा
माइनस साइन को हमने अंदर भेजा तो ये बन गया, दिस बिकम्स, थोड़ा ध्यान से देखना, an प्लस आयोटा बी एन बाई 2 आयोटा e की पावर आयोटा एन ओमेगा नॉट टी, जस्ट वेट एंड वॉच। तो ये बनेगा बी एन प्लस आयोटा ए एन बाई 2 ई की पावर माइनस एन ओमेगा नॉट टी। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? क्योंकि मैं साइन और कॉस को हटाना चाह रहा हूं, मैं एक्सपोनेंशियल लाना चाह रहा हूं, वो ज्यादा पावरफुल होता है। पावर उसकी बताएंगे जैसे मैंने साइन कॉस की बताई थी, पावर मतलब स्ट्रेंथ, पावर वो वाली। तो हमारे पास आएगा ए नॉट प्लस, इस आयोटा का भी जरा एक बार एलसी वो रेशनलाइजेशन कर ही दे, तो अपने पास बन जाएगा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन प्लस आयोटा बी एन बाई 2, रेशनलाइजेशन कर रहा हूं तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, आयोटा बाय आयोटा, यहां भी एक आयोटा था, ई की पावर माइनस एन ओमेगा नॉट टी, और ये हमारे पास बन जाएगा बी एन प्लस आयोटा ए एन बाई 2 ई की पावर माइनस आयोटा दिस 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 दिस। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अपने पास आगे आ जाएगा। अभी मैं तुम्हें एक ना सीक्रेट बताऊंगा, पता क्या, जो कई बार क्या होता है, टीचर यहां पर साइन की जगह ए एन कॉस ओमेगा टी लिख देते हैं, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ना इसको आगे पीछे करके लिख दिया ताकि मेरे को भी एफर्ट करना पड़े वीडियो में। मैंने यहाँ पे ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी की जगह ना लिख के उसको साइन लिख दिया, ताकि मुझे दोबारा चीजें सॉल्व करनी पड़े, मेरी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, उसके जो मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म डिराइव करने वाला हूं उसमें जीरो फर्क आएगा, डोंट वरी। अगर मैं इसकी रैशनलाइजेशन कर देता हूं तो बन जाएगा ए नॉट प्लस, फाइनल रिजल्ट आने वाला है बस, ये बन जाएगा समेशन माइनस बी एन प्लस में आयोटा ए एन डिवाइड बाय 2 माइनस टू ही आएगा ना, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ई की पावर एन दिस 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 प्लस में बी एन प्लस आयोटा ए एन बाई 2। एक्चुअल में जो वो डेरिवेशन करते हैं ना बुक्स में, जो डेरिवेशन होता है उसमें ए एन प्लस में आयोटा बी एन आता है, मेरा उल्टा आएगा देखना। तो ये हमारे पास बन जाए, इसको अंदर माइनस शिफ्ट करेंगे तो ई की पावर माइनस एन। छोटा मोटा मैथमेटिकल एरर हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, बट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। माइनस साइन को ऊपर शिफ्ट करा तो आयोटा ए एन माइनस बी एन अपॉन 2 ई की पावर माइनस दिस दिस प्लस में बी एन प्लस आयोटा ए एन बाई 2 ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट टी दिस। ठीक है, बढ़िया। और फाइनली अगर मैं इसको सी एन नाम दे दूं, इसको माइनस सी एन नाम दे दूं, कुछ ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूं, इसको नाम दे देते हैं सी एन ई की पावर आयोटा एन ओमेगा नॉट टी, इसको नाम दे देते हैं माइनस सी एन। ये फाइनली भाई साहब, अब तुम देख पा रहे हो सारे के सारे कोफिशिएंट्स कवर हो गए इसमें। ये वाली इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो मैंने यहां पे लिखी, इसको ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करना, क्या लग रहा है तुम्हें। इसमें अगर तुम देखो तो सी वाले सारी वैल्यूज कवर हो गई, 1 से इंफिनिटी यहां, -1 से माइनस इंफिनिटी यहां, और 0 वाली यहां पड़ी हुई है। सबको कंबाइन करके लिख सकते हैं अब हम इस पूरे को कंबाइन करके एक ही टर्म बना सकते हैं, सिंगल टर्म बना सकते हैं। वो सोचो क्या, एक सिंगल टर्म विच इज एफ ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन सी एन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, दिस टाइम 0 भी है अपने पास, एन इक्वल टू 0 भी पढ़ा था, सी एन, सॉरी 0 क्यों लिख रहा है इस बार, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आएगा, सी एन, माइनस वाली भी टर्म्स पढ़ी है अपने पास, सी एन ई की पावर आयोटा एन ओमेगा नॉट टी। This is the main thing, main crux of the topic we wanted to do. ये है मेन चीज अपने पास फूरियर सीरीज। एक तो मैंने बताया था वो कोस साइन से पढ़ सकते हैं, वैसे भी पढ़ा जा सकता है, बट जब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म ही कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में पढ़नी है तो फूरियर सीरीज क्यों पढ़े साइन कॉस में, इसीलिए ये बताया गया है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है हम मान गए, ये Cn कहां से आएगा, कोफिशिएंट, फिर से वही रह गया अपने पास। तो Cn के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंपल, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके तुम्हें इसको सिंपली सॉल्व कर सकते थे। तो इसका हमारे पास आ जाता है 1/t टाइम पीरियड, जिसके बाद वेव रिपीट होगी क्योंकि अभी मैं फूरियर सीरीज की बात कर रहा हूं, पीरियोडिक फंक्शंस होंगे। पीरियोडिक फंक्शन में 1/t 0 से लेकर टाइम पीरियड तक जब तक रिपीट हो रहे हैं, e की पावर आयोटा एन ओमेगा नॉट टी dt, या माइनस भी लगा लो,
ऐसे समझ लो हमने ये वाली टर्म को इधर भेज दिया और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया, ठीक है, ऐसे। दिस इज दिस, ठीक। होमवर्क, डिराइव दिस, डिराइव अबव रिलेशन। लगाओ दिमाग, खुद से लगाना, नेट नुट से देखने की जरूरत नहीं, मिल जाते हैं इजीली रिजल्ट, बट ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद से दिमाग लगाना कि आया कैसे। दिमाग लगाओ, इंटीग्रेशन करो, अपने सीनियर से पूछो, टीचर से पूछो, लेकिन खुद से करना, याद रहेगा खुद से किया हुआ, इसलिए, ठीक है, बढ़िया। तो इससे पहले कि मैं इस फॉर्मूला से बताऊं फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आई, मैं ये बता देता हूं ई की पावर आयोटा ओमेगा टी क्यों चूज किया इसे, जैसे साइन कॉस में बताया था। एक प्रॉपर्टी सेम, ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है ये जितने भी ई की पावर, ऐसे लिख लेने इसे, आयोटा एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है, ओमेगा नॉट टी, ये जितने भी हमारे पास आने वाले ई की पावर आयोटा ओमेगा नॉट टी, ई की पावर 2 आयोटा ओमेगा नॉट टी अप टू सोन, जितने भी आएंगे, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर ऑर्थोगोनल, आपस में कोई लेना देना नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब मैंने पहले ही बता रखा है, इनकी कोई सीक्वेंस बनाओ वो वापिस इसी में आ जाएगी, ठीक है। एनी वेल बिहेव्ड फंक्शन, बता रखा है कौन से फंक्शन, L2 वाले, एनी वेल बिहेव्ड function can be expressed as the linear combination of e की पावर iota n omega naught t's। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कोफिशिएंट्स भी होने चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम इसको चूज कर रहे हैं। एक और भी रीजन है, दिस इज पीरियोडिक ऑल्सो। इसके लिए मैंने तुम्हें बताया है कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगी, ज्यादा डिटेल में है, हम तो इसको इतना जान लेते हैं कि इसका पीरियोडिक नेचर होता है, एक सर्कल पे, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। बताया था किसी भी नंबर से आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करो 90 डिग्री घूम जाएगा, फिर आयोटा मल्टीप्लाई करो फिर 90 डिग्री घूम जाएगा, फिर आयोटा मल्टीप्लाई करो फिर 90 डिग्री 90 डिग्री, ऐसे सोचो क्या बन जाएगा, 90 90 घूमते घूमते एक सर्कल बन जाएगा। वही चीज है यहां पे। इट ट्रेस आउट अ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, इट traces out a circle in complex plane as t varies। जैसे जैसे t को चेंज करोगे एक सर्कल बनाने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। बढ़िया, बहुत अच्छा, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, ये भी समझ आ गया हमें। तो हमें बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीजें अब पता लग गई हैं। तो अब हम इस रिलेशन को वापस लाना चाहेंगे। तुम भी कहोगे भाई साहब 50 बार लिख दिया, अभी तक फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं आई। बस अब आने वाली है। ये फंक्शन देख रहे हो, इसी से ही हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी। बस इसमें कॉन्टिन्यूअस बेसिस यूज करनी है। अभी क्या रही, डिस्क्रीट बेस, C1 C2 C3 C4 डिस्क्रीट आ रही है ना। ऐसे फंक्शंस भी आएंगे जो नॉन पीरियोडिक है, जिसमें सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज चाहिए हमें। सिर्फ वही नहीं चाहिए जब n की जगह 1 2 3 पुट कर सकते हो, सारी चीज जितनी भी पॉसिबल है। समझ गए, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ दिस ये ई की पावर आयोटा ओमेगा टी डी ओमेगा। मतलब मैंने ये जो इक्वेशन लिखी है यही है सबसे। किसी भी फंक्शन को L2 स्पेस के वेल डिफाइन होना चाहिए, ऐसे लिखा जा सकता है ब्रेक करके। और दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग। क्वांटम मैकेनिक्स में तुम इसकी पावर देखना, और एक बार को तो तुम कहोगे भाई साहब शुक्र है किसी ने डिस्कवर की है, किसी ने बनाई। डिस्कवर होता है मैथ या इन्वेंट होता है, जो भी होता है मजा आएगा तुम्हें पढ़ के। इतनी ज्यादा डीप चीज है। किसी भी फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, किसी भी फंक्शन को मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव से जोड़ तोड़ के मरोड़ के और ऐसे लिख सकता हूं। कोई भी फंक्शन हो हमारे पास L2 स्पेस का, और बहुत सारे जितने भी फिजिक्स में फंक्शन होते हैं ऑलमोस्ट सारे ही लिख सकते हैं। जितने भी फिजिकली हमें दिखते हैं, प्रैक्टिकली दिखते हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस। ऑब्वियसली अगर तुम मैथमेटिशियन के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसे ढूंढ के दे देंगे जब ये फेल हो जाएगा। हमें क्यों ढूंढना है ना। अपन ने तो फिजिक्स करनी है ना,
बढ़िया, बहुत अच्छे, यहां तक समझ आया? पक्का? ये जो हमारे पास e की पावर आयोटा ओमेगा टी है, इसमें जो E1 E2 E3 थे बेसिस थे ना, ये भी हमारे पास बेसिस है, बस ये कॉन्टिन्यूअस बेसिस है। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? देयर आर इन्फिनिटली एलिमेंट्स। समझ पा रहे हो? इंक्लूड, ये है बेसिस फंक्शंस, नॉट बेसिस एलिमेंट्स, बेसिस फंक्शंस। काफी सारे होंगे ना ऐसे, ओमेगा की जगह अलग अलग वैल्यू रखोगे तो। और ये है कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। भाई साहब, किसी को पता भी नहीं लगेगा इसके अंदर क्या छुपा बैठा है। इसके अंदर दुनिया में जितने भी साइन और कोसाइन के फंक्शंस होते हैं सारे बैठे हुए हैं इसके अंदर। सारे के सारे दुनिया के साइन और कोसाइन के फंक्शन इसके अंदर बैठे, किसको पता भी नहीं होगा, कानों कान खबर नहीं होगी किसी को, लेकिन सारे के सारे साइन के फंक्शन इसके अंदर बैठे हुए हैं। और ये हमारे पास बेसिस फंक्शन है, मतलब मैं इसका यूज करके किसी भी फंक्शन को लिख सकता हूं, एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग अबाउट दिस। समझ गए? बढ़िया, बहुत अच्छे। जैसे मैंने ये बताया ना लीनियर अलजेब्रा में होता है, वैसा ही कुछ यहां पे है। अब ये क्या बताएगा? जो एफ टिल्डा ओमेगा है, टिल्डा नहीं बोला मैंने, टिल्डा, एल भी है बीच में, ठीक है। ये क्या बताएगा? दीज आर कोफिशिएंट्स, जो बताएंगे कौन सा ई की पावर आयोटा ओमेगा टी कितना कंट्रीब्यूट करेगा। जो मैंने स्टार्टिंग में एनिमेशन दिखाई, उसमें कितना एरो, पहला कितना एरो ले, दूसरा कितना एरो ले, अप टू सो ऑन, कौन सा कोफिशिएंट इसमें से कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो ये बताएगा। ये भी एक फंक्शन ही होना चाहिए, इसके पास भी इनफाइनाइट वैल्यूज देने की ताकत होनी चाहिए। दीज आर द कोफिशिएंट, tells us how much specific e की पावर आयोटा ओमेगा टी contributes to regenerate the original function, regenerate the original function। बढ़िया, ऐसा है हमारे पास। मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गई होगी, ज्यादा ही थोड़ा डीप जा चुके हैं और जाएंगे अभी तो मैथमेटिकली। सो अब हमें फाइनली फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लग गया है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइनली अब हम लिख सकते हैं ढंग से। अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया हो एफ ऑफ टी, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, f tilde of this can be expressed as, याद है आज मैंने एक होमवर्क दिया था ना, वहीं से ही है प्रेरित। this f of t e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा। अच्छा, यहां पे माइनस आता है, उल्टा आता है, बताया था ना, e की पावर आयोटा टी दूसरी साइड आके माइनस e की पावर आयोटा टी हो जाता है, आयोटा ओमेगा टी वही। और एक और चीज ऑब्जर्व की, जब मैंने अभी पिछला फॉर्मूला लिखा था, पेज पलट के देखो, यहां ओमेगा था, अब टी है, तो मैं एक बेसिस फंक्शन से दूसरे बेसिस में कन्वर्ट कर सकता हूं। और यही तो है हिंट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे जाने के लिए, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे जाने के लिए। याद है ना, वो ऐसा होता था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऐसा सा कुछ होता था, नीचे 4 पाई आता था, है ना, वैसा सही होता था ना। अरे भाई साहब, इसमें भी तो ऐसे होता था ना, एक तरफ मोमेंटम एक तरफ पोजीशन, तो इसको मोमेंटम बेसिस पोजीशन बेसिस बोल के यहीं से ही कुछ निकालने वाले, और वो बड़ी खूबसूरत सी चीज होगी, देखते जाओ बस तुम। तो ये हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म। और अगर तुम्हें फंक्शन लिखना हुआ, ओरिजिनल फंक्शन लिखना हुआ, ओरिजिनल फंक्शन, तो तुम इसकी टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ ओमेगा ई की पावर ओमेगा आयोटा ओमेगा टी डी ओमेगा, ये। और बस एक हमारे पास ना ये बाहर 2 पाई आ जाता है, ये होता है नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर। अभी के लिए इसको डाइजेस्ट कर लो थोड़ा सा, पहली बार बोलना चाहूंगा, इसको याद कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रूफ बताऊंगा कहां से आया। एक तो ये और नॉर्मलाइजिंग फैक्टर यूज कर सकते हैं, दूसरा ऐसा कर सकते हैं, यहां पे भी 1/√2 पाई लिख दो और यहां भी 1/√2 पाई लिख दो, ये दो कर सकते हैं। हम फिलहाल के लिए ये चूज करने वाले हैं, ठीक है। ये बढ़िया। नॉर्मलाइजिंग फैक्टर क्यों आता है ये? क्योंकि मैंने बताया था ओमेगा जो हमारे पास 2 पाई म्यू होता है, तो जब भी हम इसकी डिफरेंशिएशन वगैरह सॉरी इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो ये 2 पाई के फैक्टर से डील करने के लिए हमें यहां पे 2 पाई का फैक्टर लगाना होता है, ताकि ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स कंसिस्टेंट रहें। इसका मैं और ज्यादा डिटेल में प्रूफ बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, बड़ा इजी सा है, कुछ भी नहीं है।
बस अभी के लिए याद रख लो, दिस इज द नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, ताकि रिजल्ट्स अच्छे से वर्क करें। जब मैं इससे कंस्ट्रक्ट करने जाऊं ओरिजिनल फंक्शन को, तो उसमें कोई 2 पाई का फैक्टर पंगा ना ले, एक्स्ट्रा 2 पाई का फैक्टर ना आ जाए, इसीलिए यहां पे 2 पाई लगाया गया। बताएंगे 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 बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी भी चीज को, समझ गए? बढ़िया। एक एग्जांपल लेंगे, वैसे मैंने सोचा था, मैं सोच के आया था नहीं लेंगे एग्जांपल आज के लेक्चर में, बट अब ले ही लेते हैं। बढ़िया। गॉसियन फंक्शन अभी तो बताया था, मैंने सोचा जरा उसके बारे में ही कुछ बता दें। e की पावर माइनस एफ ऑफ टी, दिस इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, बट फिर भी इसको हम लिखेंगे, देखते जाओ कैसे लिखेंगे, टच नहीं करेगा ये यहां पे, ठीक है? तो अपने को लिखना है एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन में नहीं यहां पे सॉल्व करवाने वाला हूं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे इसका। क्या होता है एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस, मुझे पता है मैं काफी सारी चीजें बीच बीच में छोड़ रहा हूं, बट वो हमारे ही बेनिफिट के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि एक लेक्चर में थोड़े से सब्जेक्ट को फील करेंगे, अगले लेक्चर में बेटा परेशान हो जाओगे जितनी डिटेल में जाऊंगा मैं, क्योंकि इतनी डिटेल में जाना है अभी के लिए, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल्स को स्किप कर रहा हूं, ठीक है? बस इतनी सी बात है। बस यहां पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी अप टू सोन, इसको थोड़ा सा कंबाइन वगैरह किया जा सकता था और इसके सिंपल रिजल्ट पे पहुंचा जा सकता है, विच इज, मैंने यहां पे कुछ मिस्टेक किया नहीं, ऐसा ई की 1/√पाई ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर बाय 4। अभी के लिए इस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा याद कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका प्रूफ भी बताने वाला हूं, ठीक है? अभी माइनस भी आएगा, अभी के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते, क्योंकि मेरे को थोड़ा फील करवाना है सब्जेक्ट को। कहने का मतलब क्या है, ये जो एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/√पाई ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 4 लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास ये आता है, इसका मतलब हमारे पास ये आता है कि ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, मान लो पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितना कंट्रीब्यूट करेगी? इतना, क्योंकि इसमें भी ओमेगा आ रहा है, ओमेगा की जगह कुछ और डाला, यहां भी ओमेगा की जगह कुछ और डालोगे, तो वो वाली, जैसे फॉर एग्जांपल ई की पावर आयोटा 25 टी ऐसा कुछ डाल दिया फॉर एग्जांपल हमने, ऐसे रैंडम वैल्यू, तो यहां भी 25 डालोगे, इतना कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि ये तो नंबर है ना एक, ये हमारे पास बेसिस एलिमेंट है, और ये कितना कंट्रीब्यूट करेगी? इतना। अगर मैं यहां पे 26 डालता है, 26.2222, तो यहां पे 26.2222, समझ गए? इतना कंट्रीब्यूट करेगा ये बेसिस एलिमेंट। और अब हमें थोड़ी सी फील आई है कि किसी भी फंक्शन को, मतलब मैं इस फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकता हूं कुछ ऐसे, 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसी फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस फंक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस वे, 1/√पाई ई की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर दिस ई की पावर आयोटा ओमेगा टी dt। ऐसा भी लिखा जा सकता है इस फंक्शन को, समझ पा रहे हो? ये क्या है अपने पास, ये जितना भी हमारे पास आएगा, ये सारा हमारे पास कोफिशिएंट है, जो बताएगा ये बेसिस एलिमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये है बेसिस फंक्शंस, ये बेसिस फंक्शन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इतना, ठीक है? जैसे जैसे ओमेगा चेंज होता रहेगा वो सारे आते रहेंगे, और सारे के सारे बेसिस एलिमेंट को इकट्ठा कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें ये आंसर मिलेगा, जो ये ग्राफ है ना, ये मिल जाएगा। कितने एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे ऐसे? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सारे ही एलिमेंट जितने भी पॉसिबल हैं, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट है वो सारे के सारे यहां पे इंटीग्रेट करने पड़े, सारी की सारी फ्रीक्वेंसी पे इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ ओरिजिनल फंक्शन, ऑफ ओरिजिनल फंक्शन या इन ओरिजिनल फंक्शन। कितना कंट्रीब्यूट, कितना वाला वर्ड जो होता है, कितना पर्टिकुलर बेसिस एलिमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, वो ये बताएगा। एम्पलीट्यूड का मतलब यही होता है, हाफ साइन ओमेगा टी, ये फ्रीक्वेंसी, ये एम्पलीट्यूड। हाफ का मतलब है ये एम्पलीट्यूड है, ये बताएगा कितना कंट्रीब्यूट करना है। सो फाइनल वर्ड्स ऑन दिस, अगर हम कभी भी ई की पावर आयोटा ओमेगा टी देखें, तो ये स्पैन कर सकता है, स्पैन ऑल
functions of all functions of L2 space especially, और भी कर सकता है बट इसके तो सारे ही कर देगा. स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन फाइनाइट होनी चाहिए. इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन, वो चीज बताई थी मैंने अभी. एक तो ये करना चाहिए. जैसे आई जे के कैप स्पैन करते हैं, स्पैन ऑल 3 डायमेंशनल स्पेस. पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस को मैं आई जे के फॉर्म में लिख सकता हूं. किसी भी पॉइंट को तुम इस पूरे रूम में जिसमें मैं हूं कोई भी पॉइंट बताओगे, मैं आई जे के की फॉर्म में लिख दूंगा. बस मुझे एक ओरिजिन बता देना कहां से बताना है, मैं लिख दूंगा. ऐसे ही कोई भी फंक्शन को लिखा जा सकता है इनकी टर्म्स में. जो प्रॉपर्टीज तुम्हें यहां दिख रही हैं, दे आर ऑर्थोगोनल, यहां भी हैं. दे आर कंप्लीट, दे आर कंप्लीट. समझ पा रहे हो? वो सारी प्रॉपर्टीज यहां भी दिख रही हैं. एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म of f of t is, ऐसे f tilde of this is given by हमारे पास क्या होगा, f tilde of omega is equal to इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी f of t e के पावर माइनस दिस t. ये हमारे पास बेसिस एलिमेंट इस स्पेस के लिए, ओमेगा वाले स्पेस के लिए, ठीक है. और ये हमारे पास कोफिशिएंट्स होने वाले हैं. और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म. इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कहने का मतलब क्या है इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का, कि एफ टिल्ड ऑफ ओमेगा से मैं वापस अपना ओरिजिनल फंक्शन ला सकता हूं. ठीक है, कैसे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ टिल्ड ऑफ ओमेगा ई की पावर आयोटा ओमेगा टी dt. ओरिजिनल फंक्शन रिकंस्ट्रक्ट कर लिया हमने. एंड दिस इज द पावर ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म. ये इक्वेशन क्या करती है, दिस ट्रांसफॉर्म्स टाइम डोमेन फंक्शन, टाइम आ रहा था ये, टाइम डोमेन फंक्शन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन. फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए, इसके डोमेन में फ्रीक्वेंसीज आने वाली हैं. समझ गए? हाँ, ऐसे ही हम पोजीशन मोमेंटम वाले में भी लिख देंगे, तो दो वेरिएबल्स को मिला सकता है, एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जा सकते हैं हम. कितनी बढ़िया टूल है ना यार. जब मैं इसको दिखाऊंगा ना तुम्हें एक्चुअल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इसका यूज, तो मजा आ जाएगा तुम्हें एकदम. तो ये थी हमारे पास पावर, और ये क्या करता है, उल्टा करता है. फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन से टाइम डोमेन फंक्शन में जाने में हेल्प करता है. कहने का मतलब है किसी भी फंक्शन को मैं एक न्यू तरह के तरीके से समझा जा सकता है, उस तरह से लिखा जा सकता है, उस तरह से बता सकता हूं तुम्हें. समझ गए? तो यही तो बताना था. मैजिक हमारे पास क्या आया है कि ये इक्वेशन कई बार इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जाते हैं लेफ्ट साइड पे कि यहां पे जाना बड़ा इजी हो जाता है. जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग पे जाएंगे तब देखना भाई सब मजा क्या आएगा तुम्हें एक ब्लेसिंग की तरफ लगेगा ये फंक्शन. समझ गए? तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. मैं किसी भी फंक्शन को L2 स्पेस, मतलब अभी के लिए मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं, किसी भी फंक्शन को, क्योंकि हमने काम ही इसमें करना है ना, इसलिए किसी भी फंक्शन को लिखा जा सकता है फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड कोसाइन. कभी फाइनाइट नंबर ऑफ जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे काम की है वो भी, लेकिन वो उसमें भी एक्सपोनेंशियल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसमें यहाँ पे समेशन था. ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं पढ़नी. आई होप कि ये समझ आया होगा और मजा आया होगा. मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया है. नेक्स्ट लेक्चर में इसमें और डीप जाने वाले हैं, बट मैथमेटिकली. इस बार तो थोड़ा विजुअलाइज कर पाए हम चीजों को, बट नेक्स्ट वाले में थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं और थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ इंक्लिनेशन रखने वाले हैं, थोड़ी एप्लीकेशन बताने वाले हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मजे करना बहुत सारे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.